हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान विद्या क्लासेस में। अभी तक हम लोगों ने दर्शन के बारे में पढ़ा था। अब आज से हम लोग शिक्षा में समिति और आयोग का क्या योगदान है उसके बारे में जानेंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर के शिक्षा में सुधार हेतु कई सारे समिति और आयोग का गठन केंद्र और राज्य के स्तर पर हुआ है। इन सभी सिफारिशों इन्होंने अनेक सिफारिशें और संस्तुतियां दी हैं। इन सभी को हम एक एक कर जानेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूईसी है। राधा कृष्णन आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष ही राधा कृष्णन थे, जो उस समय इसके चेयरमैन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले विश्वविद्यालय की शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को सरकार को प्रस्तुत की थी। राधाकृष्णन आयोग का महत्व स्वतंत्र भारत का पहला विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने के लिए जाता है। उच्च शिक्षा की सुधार की दिशा को इसने तय किया। यह विश्वविद्यालय में अनुसंधान और गुणवत्ता पर बल दिया और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है, इसने यूजीसी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह उच्च शिक्षा का राष्ट्रीय तथा उच्च शिक्षा को यह राष्ट्रीय विकास से जोड़ा। आयोग ने विश्वविद्यालय के में समन्वय, वित्तीय सहायता और गुणवत्ता के सुधार के लिए एक केंद्रीय निकाय बनाने की सिफारिश की और इसी के आधार पर आगे चलकर 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। इस आयोग का उद्देश्य था कि भारत के विश्वविद्यालय का शिक्षा का अध्ययन कर उसे स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था, क्योंकि भारत उस समय तुरंत स्वतंत्र हुआ था और उस समय शिक्षा की स्थिति भारत में चूंकि गरीबी था और उसमें अंग्रेजों का शासन था, तो बहुत ही दयनीय थी। तो भारत के उत्थान के लिए सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया गया और इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय के तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करना और उसे शिक्षा के स्तर को उठाने का हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देना। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा के उद्देश्य एवं स्वरूप का निर्धारण करना, विश्वविद्यालय की जो भी समस्याएं हैं अध्ययन करने में, अध्यापन कराने में या पाठ्यक्रम में, उसको सुधार करना, परीक्षा प्रणाली को सुधार करना, शिक्षक एवं छात्रों की स्थिति में सुधार करना और सबसे बड़ी जो इसका उद्देश्य था, सबसे बड़ा अनुसंधान को बढ़ावा देना था। राष्ट्रीय विकास के अनुरूप उच्च शिक्षा का विकास का इसका उद्देश्य था। उच्च शिक्षा का समीक्षा के लिए देश के तत्कालीन विश्वविद्यालय और कॉलेज की कार्य प्रणाली, पाठ्यक्रम और शिक्षण स्तर का जांच करना था। राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए एक ऐसी उच्च शिक्षा प्रणाली का खाका तैयार करना था जो देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्थान में सहायक बने। इसके साथ ही कुशल जनशक्ति का निर्माण के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी, कृषि और व्यवसायिक क्षेत्रों में मानव शक्ति का विकास सुनिश्चित करना था। इसकी मुख्य सिफारिशें थी यूजीसी की स्थापना, देश में उच्च शिक्षा की देखरेख और वित्तीय अनुदान के प्रबंधन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के गठन की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सिफारिश आयोग इसी ने की थी। शिक्षा की त्रिस्तरीय संरचना की भी इसने सिफारिश की थी, जिसमें उच्च शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया था, जिसमें स्नातक 3 वर्ष, स्नातकोत्तर अर्थात एमए 2 वर्ष और उसके बाद अनुसंधान के लिए कम से कम 2 वर्ष की अवधि तय की गई थी। शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए इसने सिफारिश की कि शिक्षकों के वेतनमान अच्छा हो, सेवा शर्त में मानक के अनुसार हो, उनकी कार्य अवधि को बेहतर बनाने की बात की गई थी। शिक्षकों को 4 श्रेणियों में इन्होंने बांटा है: प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता, प्रशिक्षक। इसके साथ ही इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की। ग्रामीण, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें उस समय काफी
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण गांव में ही लोग रहते थे, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना पर इन्होंने विशेष बल दिया। महिला के शिक्षा का बढ़ावा के लिए इन्होंने उस शिक्षा में महिलाओं को समान अवसर और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की पुरजोर वकालत की तथा पढ़ाई का माध्यम और पाठ्यक्रम के लिए उस शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का विकल्प दिया और पाठ्यक्रम में व्यवसायिक, नैतिक तथा धार्मिक मूल्यों का शामिल करने की बात की गई। राधा कृष्णन आयोग की इन दूरदर्शी सिफारिशों ने आगे चलकर आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का मजबूत नींव रखी। भारतीय जो आयोग है सबसे जो एक यही आयोग है जिसमें धार्मिक मूल्यों की शिक्षा देने की बात की गई थी। प्रशासन, विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त के लिए इन्होंने उच्च शिक्षा को समवर्ती इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को समवर्ती शिक्षा में रखा जाए। विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में विभिन्न समितियां का गठन नियमित रूप से किया जाए और उनके अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित हो। उससे संबंधित जो भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय है वो प्रशासन का उत्तरदायित्व उनके प्रबंधन कार्य की उनके प्रबंधन जो कार्य उसका हो और उस शिक्षा का जो वित्तीय भार है केंद्र और प्रांत सरकार संयुक्त रूप से वहां करे। विश्वविद्यालय में शिक्षा का प्रशासन और वित्त के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को विभिन्न नए मदों, भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेलकूद आदि की व्यवस्था के लिए अनुदान की बात की थी। विश्वविद्यालय में कार्यों में एकरूपता लाने और विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंधित महाविद्यालय को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन की बात इन्होंने की थी। उच्च शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तित्व के निर्माण, समाज सुधार, विवेकी व्यक्तियों का निर्माण और ज्ञान के संबंध में नेतृत्व का निर्माण और राष्ट्रीय विरासत को उच्च संभालने की बात की थी। पाठ्यक्रम इन्होंने दो भागों में बांटा था। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय और माध्यमिक में कला और विज्ञान के शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कहा इसके उद्देश्य था विद्यार्थियों को तथ्यों और सिद्धांतों से संबंधित बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनी हुई सूचना को प्राप्त कराना। स्नातक पाठ्यक्रम के उन्होंने 3 वर्ष, स्नातकोत्तर उपाधि 2 वर्ष और स्नातक के बाद जो ऑनर्स है उसके लिए 1 वर्ष की इन्होंने अवधि रखी थी। स्नातक स्तर अंग्रेजी भाषा राष्ट्रभाषा की में शिक्षा दिया जाना इन्होंने अनिवार्य किया था। अभी जैसे आजकल स्नातक शिक्षा 3 वर्ष की होती है और उसके साथ ऑनर्स होता है, लेकिन उस समय ऑनर्स के लिए एक साल बाद अलग से ऑनर्स किया जाता था। पाठ्यक्रम का जो दूसरा भाग है इन्होंने व्यवसायिक और तकनीकी वर्ग के पाठ्यक्रम क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा तैयार कराया जाए जो पूरे देश के स्नातक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में समरूपता होना चाहिए। अर्थात इन्होंने व्यवसायिक और तकनीकी वर्ग की के लिए पाठ्यक्रम को अलग से तैयार करने की बात की। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट विषय का उच्च अध्ययन की न्यूनतम विधियों का समावेश करने की बात की। शिक्षण व्यवस्था में नियमित व्याख्यान, गोष्ठियां और प्रयोगशाला आदि द्वारा कार्य किया जाए। परीक्षा लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की हो। वैज्ञानिक विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा का व्यवस्था हो। उच्च शिक्षा में इन्होंने व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, पशुपालन और कृषि में शोध को पाठ्यक्रम में विशेष रूप से स्थान दिया है तथा इसके साथ साथ ही इसके लिए हर संभव ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने पर जोर दिया था। शिक्षक प्रशिक्षण को इन्होंने देने के लिए इन्होंने 2 भाग में बात की है। पहला भाग में इन्होंने प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल शिक्षा पे बात की है जिसमें पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। पुस्तकीय ज्ञान के बजाय विद्यालय में अध्ययन और अभ्यास पर अधिक बल देने की बात की है। माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोलने की बात की है और साथ ही संबंध विश्वविद्यालय जो जिस विश्वविद्यालय में शिक्षा हो रहा है उसमें प्रशिक्षण महाविद्यालय की अलग से खोलने की व्यवस्था की जाए। छात्र अध्ययन के अभ्यास के लिए केवल उन्हीं स्कूलों को चुना जाए जिसमें पर्याप्त और उपयुक्त शिक्षण सामग्री हो। अर्थात छात्र जहां इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो वैसे स्कूल में नहीं जाए जहां पे सामग्री शिक्षण नहीं हो, बल्कि उपयुक्त सामग्री जिस स्कूल में हो ताकि वो अच्छी तरह से सीखे। प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकांश अध्यापक रखे जाए जो विद्यालयों में पढ़ाने का काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हों।
प्रशिक्षण भाग 2 में उन्होंने सैद्धांतिक जो ज्ञान है प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ इसको भी देने की बात की है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए 12 सप्ताह का शिक्षण अभ्यास इन्होंने अनिवार्य माना तथा साथ ही एमएड की उपाधि के लिए उन्हें उन अभ्यर्थियों को लिया जाए जो बीएड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम 2 वर्ष तक शिक्षण कार्य कर चुके हो। ट्रेनिंग कॉलेज में पाठ्यक्रम का पुनर्संगठन किया जाना चाहिए तथा क्रियात्मक शिक्षण पर इन्होंने अधिक महत्व देने की बात की है। अभ्यर्थियों को स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने महिलाओं के लिए अधिक से अधिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं की बात की। उन्हें अर्थशास्त्र और गृह प्रबंध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला अध्यापकों को सम्मान पूर्वक कार्य करने के लिए उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना पुरुषों को अध्यापक को मिल रहा है। जिस विद्यालय में सह शिक्षा प्रचलित है वहां महिला को जीवन का समान सुविधा और शिष्टाचार आदि पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उस वैसे उनको शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यूजीसी का गठन आयोग की सबसे ऐतिहासिक और दूरगामी सिफारिश उच्च शिक्षा के नियमन और वित्त पोषण से जुड़ी थी, जिसमें केंद्रीय निकाय के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्रीय समिति के गठन का सुझाव दिया गया था, जिसे पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी और इस निकाय की पूर्ण स्वतंत्रता अर्थात सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वायत्त संस्था बनाने की बात कही थी ताकि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो। इसके लिए उन्होंने मानकों का निर्धारण किया जो पूरे देश में उच्च शिक्षा के न्यूनतम शैक्षणिक स्तर और मानकों को तय करने की जिम्मेदारी इसी निकाय को सौंपने की और रूपरेखा तैयार करने की बात की गई थी। इसी सिफारिश के आधार पर आगे चलकर नवंबर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो आज भी है यूजीसी, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा का संचालन होता है, उसकी औपचारिक शुरुआत उसी समय हुई, जिसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। धार्मिक और नैतिक शिक्षा जितने भी आयोग और समितियां हैं उसमें यही एक आयोग है जिसने धार्मिक शिक्षा की बात की थी। राधाकृष्णन आयोग ने 1948 और 49 में भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को शामिल करने पर विशेष जोर दिया था। आयोग का मानना था कि धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ आध्यात्मिक रूप से शून्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सांप्रदायिक प्रभाव के बिना नैतिक चरित्र का निर्माण करना है। आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर धार्मिक शिक्षा को लागू करने के लिए 3 वर्षीय क्रमिक योजना का भी सुझाव दिया था, जिसमें उन्होंने मौन प्रार्थना मतलब सभी शैक्षणिक संस्थानों में दिन के कार्य पे जब क्लास की शुरुआत हो रही है इसमें कुछ मिनटों का मौन ध्यान के साथ होनी चाहिए, ऐसी बात की थी। उसके बाद प्रथम वर्ष स्नातक के छात्रों को दुनिया के महान धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं जैसे गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक, कबीर, महात्मा गांधी आदि की जीवनियां पढ़ाई जाए। द्वितीय वर्ष में छात्रों को दुनिया का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, उपनिषद, कुरान, बाइबिल, धम्मपद, गुरु ग्रंथ साहिब आदि के सार्वभौमिक और मानवतावादी अंशों का भी अध्ययन कराए जाने की बात की। तृतीय वर्ष में छात्रों को धर्म के दर्शन से जुड़ी कुछ मुख्य समस्याओं और विचारों से अवगत कराने जाने की बात की, ताकि वे तार्किक दृष्टिकोण से विकसित कर सके। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य किसी एक धर्म को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि छात्रों में सभी धर्मों के प्रति समान आदर यानी सब धर्म समभाव की भावना का विकास, सहिष्णुता और उच्च मानवीय मूल्य का विकास करना था। इस तरह राधाकृष्ण आयोग स्वतंत्र भारत के उच्च शिक्षा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित हुआ। इसने विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान, नैतिक मूल्य, शिक्षक विकास और राष्ट्रीय निर्माण से जोड़ते हुए आधुनिक उच्च शिक्षा की व्यवस्था की नींव रखी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।